एवरीवन। तो आज हम अपना बिजनेस स्टडीज का एक न्यू चैप्टर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कितनी फॉर्म्स होती है। इट मीन जैसे कोई छोटा बिजनेस होता है, कोई बड़ा बिजनेस होता है, कोई कंपनी होती है, तो ये सभी किस तरीके से रन करती हैं, क्या इनके फीचर्स होते हैं और क्या इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 5 टाइप्स का होता है। ठीक है, फर्स्ट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी। ये सारे फॉर्म्स क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म है। इन सभी को हम डिटेल में कवर करेंगे। तो चैप्टर थोड़ा लेंथी है, तो इस चैप्टर को 1 या 2 क्लासेस में हम कवर करेंगे। ठीक है, इस क्लास में हम 2 टॉपिक्स को अपना क्लियर करेंगे। फर्स्ट इज सोल प्रोप्राइटरशिप एंड सेकेंड इज जॉइंट हिंदू फैमिली। ठीक है, पढ़ेंगे कि क्या फीचर्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, किस तरीके से रन करता है। तो अब हम क्लियर करते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की एक ऐसी फॉर्म होती है जो किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है। ठीक है, अगर कोई भी एक इंडिविजुअल किसी भी बिजनेस को रन करा रहा है तो इट मीन्स वो कैसा बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वो एक इंडिविजुअल पूरे बिजनेस को मैनेज करता है, डायरेक्ट करता है। ठीक है, इट मीन यानी कि बिजनेस में जितने भी प्रॉफिट होंगे या फिर जितने भी लॉस होंगे वो सब किसके होंगे, उस इंडिविजुअल के जिसने उस बिजनेस को एस्टेब्लिश किया है। ठीक, फिर नेक्स्ट इसमें क्या आता है कि क्या जैसे मानकर चलिए कोई बिजनेस है, उस बिजनेस का एक अकेला मालिक है, एक अकेला ओनर है, लेकिन उस ओनर के अंडर में बहुत सारे मैनेजर्स क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसने एम्प्लॉय को अपॉइंट किया हुआ है। तो क्या ऐसा बिजनेस भी सोल प्रोप्राइटरशिप होगा? जी हाँ, ऐसा बिजनेस भी क्या होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप होगा। क्यों? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप की एक ही कंडीशन होती है कि वो उस बिजनेस का अकेला ओनर होना चाहिए, फिर भले ही उसके अंडर में कितने भी एम्प्लॉय क्यों नहीं काम कर रहे हो। क्योंकि एक इंडिविजुअल हर एक एक्टिविटी को तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि किसी भी बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, परचेज की, सेल की, कॉल्स वगैरह की। ठीक है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो नहीं उठा सकता, तो वो क्या करता है, इन सभी एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए वो अपने अंडर क्या रखता है, एम्प्लॉय को अपॉइंट करता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी बिजनेस जिसका केवल एक ही ओनर हो, भले ही उसके अंडर में कितने भी एम्प्लॉय क्यों ना काम कर रहे हो, ऐसा बिजनेस क्या कहलाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है। ठीक है, और ऐसे बिजनेसमैन को हम सोल ट्रेड बोलते हैं और ऐसे बिजनेस को हम सोल ट्रेडर बोल देते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि सारा प्रॉफिट और सारा लॉस किसका रहता है, उस ओनर का रहता है जिसने वो बिजनेस एस्टेब्लिश किया है। ठीक, अब देखो सोल प्रोप्राइटरशिप की क्या डेफिनेशन है, सोल ट्रेड इज दैट द फॉर्म ऑफ बिजनेस व्हिच इज एस्टेब्लिश्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। जो एक सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, उसी बिजनेस को हम क्या बोल देते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बोल देते हैं। अब देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट फीचर है इसका इंडिविजुअल ओनरशिप। ठीक है, इंडिविजुअल ओनरशिप यानी कि बिजनेस किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा चलाया जाना चाहिए, उसी को हम क्या बोल देते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बोल देते हैं। ये इसका क्या है, फर्स्ट फीचर होता है इंडिविजुअल ओनरशिप। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है सोल मैनेजमेंट। सोल मैनेजमेंट इट मीन उसके बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, उन सबको वो क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है। जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, जितना भी लॉस हो रहा है, उन सब की जिम्मेदारी, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, उस अकेले इंडिविजुअल की, उस ओनर की। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय तो वर्क कर रहा है ना, एम्प्लॉय तो एक्टिविटी कर रहा है। प्रॉफिट से, लॉस से एम्प्लॉय का तो कोई लेना देना नहीं है। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो किसका होगा, उस ओनर का होगा। तो उस बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी वो मैनेज कर रहा है, जो भी वो डायरेक्ट कर रहा है, वो सब किसका है, उस ओनर का। तो सेकंड फीचर इसमें क्या हो जाता है, सोल मैनेजमेंट। थर्ड फीचर इसमें आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मीनिंग होता है कि जब आप क्या करते हैं कि जब आपको किसी का लायबिलिटी उतारने के लिए, लायबिलिटी को पे करने के लिए अपनी डोमेस्टिक असेट्स को भी रखना पड़ जाता है, अपनी डोमेस्टिक असेट से भी उस चीज को पे करना पड़ता है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन क्या अनलिमिटेड लायबिलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप का कैसे फीचर होता है, देखिए, जब एक बिजनेस का जो बिजनेस को रन करा रहा है वो अकेला ओनरशिप है, ठीक है, सॉरी अकेला ओनर है, उस
अब इंडिविजुअल ने उस बिजनेस को क्या कराया, रन कराया, ठीक है। अब मानकर चलिए कि कोई बिजनेस, छोटा सा बिजनेस है, उसने एक दुकान खोली है, एक शॉप खोली है। अब उसने उस शॉप को, उसने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, इस शॉप को थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ। तो उसने एक्सपेंड करने के लिए उसने क्या लिया, लोन लिया, ठीक है। 6 लाख का उसने लोन लिया, मानकर चलते हैं। अब क्या हुआ कि वो उस लाइबिलिटी को पे करने में सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसने अपने उस जो शॉप थी उसकी जो वैल्यू थी वो 3 लाख थी। उसने उस 6 लाख में से 3 लाख रुपए अपनी शॉप को सेल करके पे कर दिया। अब बाकी के जो 3 लाख बचे वो कैसे पे करेगा, उसे अपनी डोमेस्टिक असेट्स को भी सेल करना पड़ता है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोल देते हैं। इट मीन्स जब आप किसी भी लाइबिलिटी को कैसे पे कर रहे हो, अपनी नॉर्मल लाइबिलिटी असेट्स को तो सेल ही कर रहे हो, लेकिन जब आपको डोमेस्टिक असेट्स को भी सेल करना पड़ जाए उस लाइबिलिटी को पे करने के लिए, तब वो लाइबिलिटी कैसी लाइबिलिटी हो जाती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस बिजनेस का जो ओनर है वो क्या, कौन है, इंडिविजुअल है, तो सब उसी के हाथों में। तो प्रॉफिट होगा वो भी उसी के हाथों में जाएगा, लॉस होगा वो भी उसी के हाथों में जाएगा, और जितनी भी उसने लाइबिलिटी ली है वो सब ही उसी को पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो थर्ड इसका फीचर क्या हो जाता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का होना। फोर्थ आता है फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, जैसे भाई जब अकेला इंडिविजुअल है तो वो कोई भी फ्रीली होकर डिसीजन ले सकता है कि मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि वो इंडिविजुअल है, उसमें किसी और का इंटरफेयर तो नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो वो क्या रहता है कि वो फ्री रहता है किसी भी बिजनेस को चूज करने के लिए, जो उसकी अपने विश के अकॉर्डिंग वो किसी भी बिजनेस को चूज कर सकता है, किसी भी बिजनेस को रन करा सकता है, ठीक है। ये फोर्थ फीचर रहता है फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। फिफ्थ फीचर क्या होता है, सिक्रेसी। सिक्रेसी इट मीन्स क्या होता है, जब उस बिजनेस को वो अकेला चला रहा है, ठीक है, तो सारी बिजनेस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन रहेगी वो किसके पास रहेंगी, ऑब्वियसली उस इंडिविजुअल के पास में रहेंगी, क्योंकि एक्सटर्नल का तो कोई उसमें रिलेशनशिप नहीं है ना। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेंगी वो किसके पास में रहेगी, उस इंडिविजुअल के पास में रहेगी। यानी कि बिजनेस में क्या बना रहेगा, सिक्रेसी बनी रहेगी, जिससे कि वो क्या कर सकता है, मार्केट को कम्पीट भी कर सकता है। भाई जैसे मानकर चलिए अगर किसी भी इंडिविजुअल ने कोई शॉप ओपन की, ठीक है, अब वो क्या करता है, उस शॉप को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब जो उसने थिंकिंग ली है, जो उसके माइंड में थॉट आया कि मुझे इस बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो जब उसके अंडर में कोई काम ही नहीं कर रहा, तो इट मीन्स जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी उसके बिजनेस से रिलेटेड बाहर जाएंगी नहीं, है ना। बाहर नहीं जाएंगी तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये करना क्या चाहता है, तो उससे क्या होता है कि वो मार्केट को कम्पीट भी कर सकता है। तो फिफ्थ इसमें रहता है कि सिक्रेसी का होना। सिक्स आता है नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस, यानी कि कोई भी सेपरेट लीगल की जरूरत नहीं होती है बिजनेस को खोलने के लिए। जैसे मानकर चलिए कोई साड़ी की अगर किसी को शॉप खोलनी है, तो क्या उसके लिए उसको कोई लीगल एंटिटी की जरूरत होती है, नहीं होती, है ना। तो इसमें क्या रहता है कि कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी की जरूरत नहीं होती, जो सोल प्रोप्राइटर होता है, जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं। फिर सेवंथ आता है इसमें अनडिवाइडेड रिस्क। अनडिवाइडेड रिस्क का मीनिंग होता है जितने भी लॉस होते हैं या फिर मानकर चलिए जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो सब कैसे रहते हैं, अनडिवाइडेड रहते हैं। क्यों, क्योंकि वो इंडिविजुअल उस बिजनेस को रन करा रहा है। तो जितने भी उसके बिजनेस में लॉस होंगे या जितने भी उसके बिजनेस में प्रॉफिट होंगे वो सब कैसे रहेंगे, अनडिवाइडेड रहेंगे। लॉस हो या प्रॉफिट हो, जाना किसकी पॉकेट में है, उस इंडिविजुअल की जो उसको रन करा रहा है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी और ये इसके फीचर्स हो जाते हैं। फर्स्ट, इंडिविजुअल ओनरशिप, सोल मैनेजमेंट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का होना, फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, सेक्रेसी, नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस, अनडिवाइडेड रिस्क, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ते हैं कि क्या सोल प्रोप्राइटर्स के मेरिट्स होते हैं और क्या उसकी लिमिटेशन होती है। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या मेरिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स हैं, ठीक है। देखिए
मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, फर्स्ट है क्विक डिसीजन का लेना। क्विक डिसीजन इट मीन्स जब आप अपने बिजनेस के अकेले मालिक हो, उस बिजनेस को आप अकेले रन करा रहे हो, तो इट मीन्स जितने भी डिसीजन होंगे वो सब आपको अकेले लेने होंगे। किसी भी अदर पर्सन का सजेशन नहीं लेना पड़ेगा, किसी अदर पर्सन की बातों को नहीं सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या रहता है कि जब भी कोई बिजनेस कोई इंडिविजुअल रन करा रहा होता है तो वो डिसीजन भी जल्दी से ले पाता है। सेकंड इसका मेरिट है बेनिफिट ऑफ सेक्रेसी। बेनिफिट ऑफ सेक्रेसी जैसे मैंने अभी बताया आपको, सेक्रेसी का क्या मीनिंग होता है कि जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सभी आपके पास में रहेंगी। क्यों? क्योंकि आप इंडिविजुअल हो उस बिजनेस को रन कराने के लिए। तो इसमें एक बेनिफिट क्या मिलता है कि बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी वो बाहर नहीं जाएंगी, आउटसाइड नहीं जाएंगी, वो सारी क्या रहती है आपके पास में रहती है। आपके आइडियाज आपके पास में रहेंगे, आपके बिजनेस को आप किस तरीके से रन कराना चाहते हो, किस तरीके से मार्केट को कम्पीट करना चाहते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास में रहेंगी? आपके पास में रहेंगी, बाहर जा ही नहीं सकती है। तो इससे आपको क्या मिलता है? अपने बिजनेस के लिए बेनिफिट मिल जाता है, जिससे आप अपने बिजनेस को और अच्छे तरीके से क्या करा पाते हो? ग्रो करा पाओगे, ठीक है। थर्ड आता है डायरेक्ट मोटिवेशन। डायरेक्ट मोटिवेशन इट मीन्स जब उस बिजनेस में होने वाले जितने भी प्रॉफिट है वो सब आप ही की जेब में जाने हैं, तो इट मीन्स मोटिवेशन भी ऑब्वियसली आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस प्रॉफिट को आपको क्या नहीं करना पड़ेगा? डिवाइड नहीं करना पड़ता है। अब प्रॉफिट है तो नॉर्मली लॉस भी बिजनेस में जरूर होगा। तो अगर प्रॉफिट आपकी जेब में जा रहा है तो लॉस भी किसकी जेब में जा रहा है? उसकी जेब में जाएगा ना, जिसने उस बिजनेस को रन कराया, जो उस बिजनेस का इंडिविजुअल जो ओनर है, ठीक है। तो क्या होता है कि डायरेक्ट मोटिवेशन भी मिलता है। फोर्थ इसका मेरिट क्या होता है कि पर्सनल मोटिवेशन आ जाता है, वही सेम हो जाता है। फिफ्थ आता है इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन इट मीन्स बिजनेस छोटा सा है, इंडिविजुअल रन करा रहा है, तो नॉर्मली उसको फॉर्मेट करने के लिए, उसका फॉर्मेशन करने के लिए ज्यादा कोई भी लीगल फॉर्मेशन नहीं करना पड़ता है, कहीं रजिस्टर्ड नहीं कराना पड़ता है। मानकर चलिए आपने कोई छोटी सी दुकान खोली, तो क्या उसके लिए कोई लॉ बना है? या फिर भाई अगर आपने दुकान खोली है, वो शॉप को ओपन किया, तो क्या उसके लिए आपको कोई लीगल फॉर्मेशन करना पड़ेगा? नहीं ना। तो इट मीन्स क्या रहता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो रहती है उसमें इजी फॉर्मेशन भी रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि इसकी लिमिटेशन। ऑब्वियसली अगर मेरिट्स है तो डिमेरिट्स भी आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो क्या क्या डिमेरिट्स रहते हैं? फर्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज इट मीन्स वो व्यक्ति जो अकेले उस बिजनेस को रन करा रहा है उसके लिए रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि हर एक बंदा सारी एक्टिविटी तो नहीं कर सकता है, ठीक है। डिसीजन उसको अकेले को लेना है, तो क्या वो जो डिसीजन लेगा वो हर बार डिसीजन सही होंगे? नहीं ना। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जो उसने डिसीजन लिया है उससे क्या हो जाएगा? बिजनेस को लॉस हो जाएगा। तो वो वहां पर क्या देखने को मिलता है? लिमिटेड रिसोर्सेज देखने को मिलता है। सेकेंड आता है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न का मीनिंग है कि भाई जब वो व्यक्ति उस बिजनेस को अकेले रन करा रहा है, कोई और पार्टनर में नहीं है, ठीक है, तो उससे क्या होगा? मानकर चलिए कि कभी कभी अगर वो बीमार हो जाता है, अगर वो बीमार हो गया तो इट मीन्स बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, या फिर क्या करना पड़ेगा? उसके अंडर में जितने भी एम्प्लॉय हैं वो काम कर रहे हैं, सारा बर्डन किस पर आ जाएगा? उन एम्प्लॉय पर आ जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या देखने को मिलता है? लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न देखने को मिलता है। इट मीन्स अगर क्या होगा कि वो इंडिविजुअल जिसने उस बिजनेस को रन कराया है, अगर वो बिजनेस नहीं करेगा, वही काम पर नहीं आएगा, तो क्या होगा? जितने भी ऑर्डर्स हैं वो डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, कस्टमर आपके पास से चले जाएंगे, कहीं और जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या देखने को मिलेगा? लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। थर्ड आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मैंने मीनिंग बताया कि वो लाइबिलिटी जिसको आपको पे करने के लिए अपने घर की भी चीजें, घर की भी एसेट्स को सेल करना पड़ जाए, वो लाइबिलिटी कैसी लाइबिलिटी होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है। फोर्थ आता है इसमें लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी का होना इट मीन्स कि आपके अंदर वो सारी एबिलिटी नहीं होंगी जो आपको बहुत सारे लोगों में देखने को मिलेंगी, है ना। क्योंकि भाई मानकर चलिए कि अगर एक बंदा अकेले बिजनेस को रन करा रहा है, भले ही उसके अंडर में क्या हो, बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हो, लेकिन उसकी ओनरशिप किसके हाथ में है? उस इंडिविजुअल के हाथ में है। तो सारी एबिलिटी तो उसके अंदर नहीं होंगी ना। नॉर्मली एक दो हो सकती हैं, लेकिन सारी एबिलिटी का होना एक ही व्यक्ति के अंदर इट्स इम्पॉसिबल। तो वहां पर क्या देखने को मिलता है? लिमिटेड मैनेजरियल ऑफ एबिलिटी देखने को मिलता है।
तो ये हो जाते हैं आपके सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स एंड ये हो जाते हैं डीमेरिट्स। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा बिजनेस फॉर्म, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की नेक्स्ट फॉर्म को हम पढ़ेंगे उस सेम एज इट इज ही, उसकी डेफिनेशन, उसके क्या फीचर्स हैं, क्या मेरिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स हैं। आई होप ये आपको नॉर्मली क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट फॉर्म हम कंप्लीट करते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। ये कैसा बिजनेस होता है? ऐसा कोई भी बिजनेस जो रन कराया जा रहा है सेम फैमिली मेंबर से, तो हम वो बिजनेस को किस में इंक्लूड करते हैं? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। नॉर्मली ये बिजनेस कहाँ पर देखा जाता है? इंडिया में इस बिजनेस को ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि जॉइंट फैमिली ज्यादातर कहाँ पर रहती है? इंडिया में ही रहती है, ठीक है। तो देखिए क्या बोलता है कि व्हेन अ बिजनेस एंटरप्राइजेस इज रन बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली इट इज कॉल्ड जॉइंट हिंदू फैमिली, ठीक है। In such a form of business, the authority of control is in the hands of कर्ता। लेकिन इस बिजनेस में जो अथॉरिटी रहती है, जो इस बिजनेस को कंट्रोल करता है, वो कौन कंट्रोल करता है? कर्ता कंट्रोल करता है, ठीक है। इट मीन जैसे एग्जाम्पल के इससे समझते हैं कि जैसे नॉर्मली देखा जाता है कि जो एग्रीकल्चर होती है, एग्रीकल्चर में क्या करते हैं कि एक ही फैमिली मेंबर्स के सभी लोग उस एग्रीकल्चर में लगे रहते हैं, ठीक है। तो सेम एज इट इज ही जॉइंट हिंदू फैमिली में होता है कि ऐसा कोई भी बिजनेस जो सेम फैमिली मेंबर्स के थ्रू रन कराया जा रहा है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस उसको बोलते हैं। लेकिन इसमें मेन जो हेड होता है वो कौन रहता है? जैसे मुखिया होता है, जैसे नॉर्मली सभी घर का एक मुखिया रहता है, ठीक है। ऐसे ही इस बिजनेस में होता है, एक मुखिया रहता है जो उस पूरे बिजनेस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब मुखिया कौन रहेगा? उन फैमिली मेंबर्स में जो भी सबसे बड़ी एज का रहता है उसी को क्या बनाया जाता है? कर्ता बनाया जाता है, इट मीन्स मुखिया बनाया जाता है, ठीक है। सारे काम यानी कि उस बिजनेस को कौन मैनेज करेगा, कौन डायरेक्ट करेगा? वो मुखिया, वो कर्ता, ठीक है। अगर लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ऑर्डर्स कैसे देने हैं, किस तरीके से उस बिजनेस को रन कराना है, ये सब किस पर डिपेंड करेगा? उस बिजनेस के कर्ता पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है कि इस बिजनेस में क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटीज को देखा जाता है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? कर्ता को छोड़कर जो भी मेंबर्स हैं उस बिजनेस के, इट मींस जो कर्ता के अंडर में काम कर रहे हैं फैमिली मेंबर्स, उन सबकी लाइबिलिटी कैसी लाइबिलिटी रहेगी? लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी। लिमिटेड लाइबिलिटी इट मींस ऐसी कोई भी लाइबिलिटी जिसको पे करने के लिए आपकी पर्सनल असेट्स को सेल नहीं करना पड़ता, वो कैसी लाइबिलिटी होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है। अनलिमिटेड इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो इस बिजनेस में क्या रहता है कि उस कर्ता के जितने भी मेंबर्स हैं जो उस बिजनेस में लगे हुए हैं, उन सभी फैमिली मेंबर्स की जो लाइबिलिटी रहेगी वो कैसी रहती है? लिमिटेड रहती है। लेकिन कर्ता की जो लाइबिलिटी रहती है वो कैसी रहती है? अनलिमिटेड रहती है, ठीक है। तो समझ रहे हैं क्या होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस? वो बिजनेस जो फैमिली मेंबर्स के थ्रू रन कराया जा रहा है, जिसका एक कर्ता है और मुखिया है, ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोल देते हैं। अब देखते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट फीचर है मैनेजमेंट बाय कर्ता। मैनेजमेंट कौन करता है उस बिजनेस का? कर्ता करता है, मुखिया करता है जो उसका हेड होता है, यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज करनी होंगी वो सब, उन सबका डिसीजन कौन लेगा? वो कर्ता लेता है। मैनेज करना, डायरेक्ट करना, ये सब किसके हाथ में रहेगा? कर्ता के हाथ में रहता है, ठीक है। सेकेंड फीचर है लिमिटेड लाइबिलिटी का होना, यानी कि लाइबिलिटी मेंबर्स की कैसी रहेगी? लिमिटेड रहेगी। लेकिन जो करता है, जो मुखिया है, उसकी लाइबिलिटी कैसी रहेगी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, ठीक है। थर्ड फीचर होता है परमानेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट परमानेंट एग्जिस्टेंस हो गया इसमें थर्ड फीचर। फोर्थ फीचर होता है इसका मेंबरशिप बाय बर्थ। परमानेंट एग्जिस्टेंस का मीनिंग होता है कि अगर कोई बीमार भी हो जाता है, मानकर चलिए किसी की डेथ हो गई या कोई बीमार हो रहा है, तो भी बिजनेस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, बिजनेस रन करता है इजीली, ठीक है। फोर्थ आता है इसमें मेंबरशिप बाय बर्थ। मेंबरशिप कैसे मिलती है? बाय बर्थ मिल जाती है। बाय बर्थ इट मीन जैसे एग्रीकल्चर में होता है कि ठीक है भाई वो काम कर रहा है, फिर क्या होता है उसका बेटा उस एग्रीकल्चर को संभालता है, तो सेम एज इट इज ही इस बिजनेस में होता है। फिर नेक्स्ट क्या आता है? ओनली मेल मेंबर। इस बिजनेस में जो मेंबर्स रहेंगे वो कैसे रहते हैं? ओनली मेल मेंबर्स रहते हैं। लेकिन एट 1956 के अकॉर्डिंग क्या होता है? वुमेन्स भी मेंबर्स बन सकती हैं, बट देयर इज अ कंडीशन दैट वुमेन्स तभी
इस बिजनेस की मेंबर्स बन सकती हैं या तो उसका हस्बैंड उस बिजनेस में मतलब उस बिजनेस का मेंबर हो, और हस्बैंड की डेथ होने के बाद में वुमेन्स उसमें क्या हो जाती है, मेंबरशिप में आ जाती है। ठीक है, तो 1956 के अकॉर्डिंग वुमेन क्या होंगी, उस बिजनेस की मेंबर्स बन सकती हैं। फिर 6 क्या आता है इसमें, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन इट मीन्स इस बिजनेस में कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने की नीड नहीं होती है। नॉर्मली जैसे आपका सोल प्रोप्राइटरशिप रन करता है, उसमें भी किसी लीगल एंटिटी की नीड नहीं होती है। सेम एज इट इज इसमें है कि इसमें किसी रजिस्ट्रेशन करने की या किसी भी लीगल एंटिटी की इसमें कोई नीड नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की डेफिनेशन, ये आपके फीचर्स हो जाते हैं। आप पढ़ते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं जो है इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब हम क्लियर करते हैं अपने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेरिट्स और डीमेरिट्स। ठीक है, देखिए फर्स्ट है इसका मेरिट्स, इजी टू स्टार्ट। इस बिजनेस को स्टार्ट करना कैसा रहता है, इजी रहता है। इजी क्यों रहता है, क्योंकि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना कोई भी हमें लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या पेपर वर्क नहीं पड़ता है, इसलिए स्टार्ट हो जाता है। सेकंड क्या रहता है, सेक्रेसी रहती है। सेक्रेसी इट मीन्स कर्ता के पास ही जब सब कुछ है, यानी कि कर्ता को ही सारा मैनेज करना है, डायरेक्ट करना है, सारी इंफॉर्मेशन कर्ता के पास में ही है, सारे डिसीजन कर्ता के पास में ही, सारे डिसीजन कर्ता को ही लेने होते हैं। तो सेक्रेसी भी किसके पास में रहेगी, ऑब्वियसली कर्ता के पास में ही रहेगी। ठीक है, सेकंड इसका ये सेक्रेसी भी क्या हो जाती है, मेरिट्स हो जाता है। जैसे हमने उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था, सेक्रेसी भी क्या था, मेरिट था, क्योंकि उसका इंडिविजुअल ही उसको बिजनेस को रन कराता है, तो जो इंफॉर्मेशन है बिजनेस से रिलेटेड वो बाहर जा ही नहीं पाती है। सेम एज इट इज इसमें होता है। ठीक है, थर्ड होता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद कस्टमर, यानी कि जो कर्ता होता है उस बिजनेस का, जो मुखिया होता है, वो क्या रहता है, कस्टमर से डायरेक्ट लिंक रहता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, फिर जब वो कस्टमर से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में रहेगा तो मार्केट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कर्ता को पता रहेंगी, यानी कि मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, कौन सा फैशन आ रहा है, कौन सा फैशन आउट हो रहा है, कस्टमर को क्या चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन किसके पास में रहती है, कर्ता के पास में रहती है। जब कर्ता के पास में रहेगी तो कर्ता बहुत ही इजीली क्या करेगा, मार्केट को कम्पीट कर सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है प्रमोट डिसीजन। प्रमोट डिसीजन का मीनिंग होता है कि जब उस पूरे बिजनेस को कर्ता को ही मैनेज करना है, कर्ता को ही लीड डायरेक्ट करना है, तो डिसीजन भी कौन लेगा, कर्ता ही लेगा। ठीक है, कोई भी मेंबर्स उसको डिसीजन नहीं दे सकता है, यानी कि आइडियाज नहीं दे सकता है, क्योंकि सारे डिसीजन किसको लेने पड़ते हैं, उस कर्ता को लेने पड़ते हैं, क्योंकि उस बिजनेस का मुखिया ही, मेन हेड कौन रहता है, वो कर्ता रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी। एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी का मीनिंग होता है कि जब मानकर चलिए कि कोई बिजनेस है, उसमें उस कर्ता की डेथ हो जाती है, तो उस डेथ के बाद में हेड कौन बनेगा, उससे नेक्स्ट वाला मेंबर्स। ठीक है, यानी कि हैंड ओवर कर दी जाती है इस बिजनेस के, उस कर्ता की जो पोस्ट है उसको क्या कर दी जाती है, उन मेंबर्स में हैंड ओवर कर दी जाती है। ठीक है, अब आते हैं इसके क्या डिमेरिट्स क्या होते हैं। ठीक है, डिमेरिट्स में फर्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड है। अब भाई करता है, सारी उस क्वालिटी तो उसके अंदर नहीं आ सकती, कोई एक दो क्वालिटी आ गई। ठीक है, सारी क्वालिटी का एक ही पर्सन के अंदर आना तो इम्पॉसिबल है। तो वो क्या वहां पर उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, उस सिनेरियो में कि लिमिटेड कैसे हो जाते, रिसोर्सेज कैसे हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का होना। ये क्या है, एक तरीके से डिमेरिट है। क्या लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड। लेकिन लाइबिलिटी किसकी अनलिमिटेड है, मुखिया की, जो मेन हेड है। ठीक है, जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है, उनकी लाइबिलिटी कैसी रहेगी, लिमिटेड रहेगी। लेकिन मुखिया की लाइबिलिटी कैसी रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। ठीक है, तो अगर किसी भी बिजनेस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो वो उसका क्या बन जाता है, डिमेरिट बन जाता है। लेकिन अगर किसी भी बिजनेस में लाइबिलिटी लिमिटेड है तो वो क्या बन जाता है, मेरिट बन जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड आता है डोमिनेंस ऑफ कर्ता। डोमिनेंस ऑफ कर्ता का मीनिंग होता है कि सारे जो भी डिसीजन लेने होते हैं वो किसको लेने होते हैं, कर्ता को लेने होते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये एक तरीके से मेरिट भी है लेकिन एक तरीके से डिमेरिट भी है। ठीक है, तो डोमिनेंस ऑफ कर्ता किस तरीके से डिमेरिट बन जाता है कि जब सारे डिसीजन किसको लेने होते हैं,
कर्ता को लेने होते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कर्ता जो होता है गलत डिसीजन ले लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बिजनेस में लॉस हो जाता है और वो लॉस सबको झेलना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल इट मीन सारी जितने भी सारे वर्क है या जितनी भी क्वालिटीज हैं वो सारी कर्ता में नहीं हो पाती, एक ही व्यक्ति में नहीं होंगी। ठीक है, सारा एक ही व्यक्ति हर एक स्किल को तो हर एक स्किल में तो पास हो नहीं सकता है ना, सारी स्किल्स तो उसके अंदर नहीं होंगी। तो वहां पर भी देखने को क्या मिलता है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि सारे डिसीजन किसको लेने होते हैं, कर्ता को लेने होते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पर क्लियर हो जाता है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और चैप्टर को चाहे वो इकोनॉमिक्स के हों, बिजनेस के हों, अकाउंट्स के हों, तो उनको समझने की कोशिश ज़्यादा करनी है बजाय इसके कि रट्टाफिकेशन करने की। ठीक है, रिवीजन करते रहिए और समझिए चैप्टर को एक स्टोरी की तरह। ठीक है, क्योंकि अगर जब हम एक स्टोरी की तरह किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो हमारे माइंड में ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पर ही हम इसको कंप्लीट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक हम कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।